Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's do something. Today's our topic is various theories of rights. पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या होते हैं, राइट्स की फीचर्स, राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ राइट्स. आज हमारा टॉपिक है वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट्स. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाउ राइट्स अराइजेस, मतलब राइट्स कैसे आए, व्हाट दे आर, वो होते क्या हैं, व्हाट इज देयर नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, और इन सब चीजों के बहुत सारे आंसर देखेंगे आज हम. ड्यू टू विच मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू राइट्स हैव बीन बोर्न, जिनकी वजह से बहुत सारे जो है थ्योरीज आई है. तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट्स. हमारी राइट्स की मेन थ्योरीज कौन कौन सी हैं? 6 टाइप की मेन थ्योरीज हैं हमारे राइट्स की. वो है, फर्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, सेकंड है हमारी लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, थर्ड है हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, फोर्थ है सोशल थ्योरी ऑफ राइट्स, फिफ्थ है आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स एंड सिक्स्थ है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स. अब हम इन सारी थ्योरीज के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. ये क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी अबाउट राइट्स, मतलब ये सबसे पुरानी थ्योरी है राइट्स के बारे में. अवेलेबल टू ह्यूमन सिंस प्रिमिटिव एज, मतलब एंशियंट टाइम से, हमारे प्रिमिटिव एज से हमारे पास ये थ्योरी अवेलेबल है. नेचुरल राइट्स हमारे पास अवेलेबल है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन बींग्स हैज गोट दीज राइट्स फ्रॉम नेचर इन द सेम वे एज द कलर ऑफ इट्स स्किन. मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो राइट्स हमें नेचर से ऐसे मिले हैं जैसे कि हमें अपने स्किन का कलर मिला है. हमारी स्किन का कलर हमें नेचर ने दिया, हमने खुद नहीं बनाया. ऐसे ही हमें राइट्स जो है वो नेचर ने दिए हैं. दीज राइट्स आर एब्सोल्यूट. ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट है. कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन थॉट्स, मतलब ये बहुत पुराने ग्रीक और रोमन थॉट्स के एंशिएंट टाइम के राइट्स हैं. had a great influence in the political world in 17th and 18th century, has great influence on the American and French Revolution. ये जो थ्योरी है इसका क्या है? ग्रेट इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल वर्ल्ड, 17th और 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल वर्ल्ड पे, और जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, मतलब असर पड़ा था इस थ्योरी का इन राइट्स का. अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट मैन लिव इन द स्टेट ऑफ नेचर. स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या है? बिफोर द ओरिजिन ऑफ स्टेट, मतलब तब स्टेट की ओरिजिन नहीं हुई थी. मैन कहाँ पे रहता था? नेचर की स्टेट में रहता था, नेचर में रहता था. इन दिस स्टेज ही यूज्ड टू एक्सरसाइज नेचुरल राइट्स. इस स्टेज में वो कौन से राइट्स यूज करता था? ये अपने नेचुरल राइट्स यूज करता था जो उसे नेचर से मिले हैं. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर दीज राइट्स आर प्री सोशल एंड प्री हिस्टोरिक. कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या है? ये राइट्स क्या है? प्री सोशल एंड प्री हिस्टोरिक है. मतलब क्या है? ये राइट्स बहुत पुराने हैं और ये राइट्स क्या है? अवेलेबल, वैलिड एवरीवेयर इन एवरी पीरियड, मतलब हर जगह वैलिड होते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं. अगला क्या है? लोके एज कंसिडर राइट टू लाइफ, लाइक राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी एज नेचुरल राइट्स. लोके क्या कंसिडर करता है? जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, इन सबको क्या बोलता है? नेचुरल राइट्स बोलता है. According to Cicero, the principle of natural laws occupy sufficiently important place in the development of the personality of an individual. सिसरो के अकॉर्डिंग क्या है? जो प्रिंसिपल है नेचुरल लॉज का वो क्या करता है? एक इम्पोर्टेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण जगह क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है. किस चीज में? एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए. मतलब क्या है? जो ये नेचुरल लॉज होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए. The American Proclamation of Human Rights declared that all men are by nature equally free and independent, have certain inherent rights. मतलब क्या है इसका? कि all right, मतलब all men are by nature equally free and independent have certain inherent rights का मतलब यह है कि सभी मैन जो हैं वो इक्वली फ्री होते हैं नेचर में, इक्वली इंडिपेंडेंट होते हैं, सबके पास इक्वल राइट होते हैं. हैव सर्टेन इनहेरेंट राइट, मतलब सबके पास इनहेरेंट राइट होते हैं जो हमें जन्म से मिले होते हैं, हमारे एंसेस्टर से मिले होते हैं. ये किसने डिक्लेयर किया? अमेरिकन प्रोक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने. द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑल्सो रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स एज नेचुरल, पायोस एंड इनएलिनेबल. मतलब जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ने क्या रिकॉग्नाइज किया? जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या है? नेचुरल हैं, मतलब बिल्कुल नेचुरल हैं. पायोस मतलब प्योर है, एंड इनएलिनेबल मतलब वोलेटेबल, वोलेट नहीं कर सकता कोई भी इन्हें, ये इनएलिनेबल है. अकॉर्डिंग टू होबेस, मैन कंसिडर द पावर टू सेटिस्फाई हिज डिजायर्ड एज नेचुरल राइट्स. ओबेस के अकॉर्डिंग क्या है? मैन क्या कंसिडर करता है? पावर, शक्ति कंसिडर करता है नेचुरल राइट्स को, उसकी खुद की डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी
खुद की आशाएं हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। मेन सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरीज आर होबेस, लोके, रोशु एंड थॉमस मैनी। मतलब इस थ्योरी के मेन सपोर्टर कौन कौन है, ये मेन चीज है, वो कौन कौन है, होबेस, लोके, रोस्यू एंड थॉमस मैनी। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। अब है हमारी criticism of natural rights. Critics allege that the theory of natural rights is vague and it is difficult to give the exact and clear meaning of the term natural. मतलब क्या critics क्या claim करते हैं, जो theory है natural rights की clear नहीं है और यह पता लगाना भी मुश्किल है जो word natural use किया गया इस theory में उसका exact meaning क्या है। According to T.J. Reich, the word natural has been used in following sense. Natural means the whole universe. मतलब natural का मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स। नेचुरल मीन्स द वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस लिव। नेचुरल मतलब नेचर में जहाँ हम सब रहते हैं। नेचुरल मीन्स ऑर्डिनरी। नेचुरल मीन्स सिंपल। मतलब नेचुरल के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता इस थ्योरी में नेचुरल का क्या मतलब है। In such a situation, it cannot be said that in what sense the natural has been used in this theory. इस सिचुएशन में हम क्या है, कुछ भी नहीं कह सकते कि किस सेंस में जो है नेचुरल वर्ड का यूज किया गया इस थ्योरी में। Therefore, the meaning of word natural is uncertain. इसलिए जो नेचुरल का मीनिंग है वो क्या है, अनिश्चित है, वो हम निश्चित नहीं कर सकते। Thus, the formation of this theory is also uncertain. इसलिए इस थ्योरी की जो फॉर्मेशन है वो भी अनिश्चित है, अनसर्टेन है। What all rights can be included in category of natural rights? मतलब कौन कौन से राइट्स जो हैं नेचुरल राइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। दिस थ्योरी हैज नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इस थ्योरी में इस क्वेश्चन का भी कोई आंसर नहीं दिया गया कि कौन कौन से राइट्स जो है नेचुरल राइट्स की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। सम थिंकर कंसिडर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज नेचुरल राइट्स while other regard economic equality as the natural right. According to some, freedom is natural, for some it is slavery. मतलब क्या है, आपस में इस ये जो इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं वो आपस में ही अपोजिट व्यूज दे रहे हैं। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट बोल रहा है तो कोई इकोनॉमिक इक्वलिटी को बोल रहा है, कोई फ्रीडम को नेचुरल बोल रहा है तो कोई स्लेवरी बोल रहा है। तो इनके आपस में ही अपोजिट व्यूज है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेचुरल राइट्स। ये पता लगाना भी मुश्किल है कि जो नेचुरल राइट्स का वो सोर्स क्या है, कहाँ से वो आए हैं। This theory said that natural rights were enjoyed by men even before the inspection of society and state. इस थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी जो नेचुरल राइट्स हैं वो एक इंसान के द्वारा, मैन के द्वारा इंजॉय किए जाते हैं। सोसाइटी तब बनी भी नहीं थी, सोसाइटी का शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब ये राइट्स इंजॉय किए जाते थे मैंस के द्वारा। एंड बट इन रियलिटी राइट्स कैन बी enjoyed by people only within the state and society. बट रियलिटी क्या है, जो राइट्स हैं वो पीपल्स के द्वारा कहाँ पे इंजॉय किए जाते हैं, एक स्टेट के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे हम एक साथ रहते हैं वहीं पे हम राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं। सो दिस थ्योरी इज पार्टली ट्रू एंड पार्टली एक्सेप्टेबल। तो ये थ्योरी क्या है, पार्टली ट्रू है, पार्टली एक्सेप्टेबल है। तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल राइट्स। सेकेंड है हमारी थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट इज द सोर्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। मतलब स्टेट क्या है, सोर्स भी है और प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स भी है। राइट्स को प्रोटेक्ट भी स्टेट करता है, राइट्स को बनाता भी कौन है, स्टेट। द राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री एंड टाइम। क्या है, जो सिटीजन्स को जो राइट्स मिले हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग मिले हुए हैं, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री एंड टाइम। मतलब जो वो राइट्स बनाए गए थे उस टाइम कंट्री की क्या सर्कमस्टांसेस थे, कि कौन सी सिचुएशन थी और कौन सा टाइम था, उसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं। स्टेट हैज पावर टू अमेंड राइट्स। स्टेट के पास क्या है, राइट्स को अमेंड करने की पावर्स है। मतलब स्टेट जो है राइट्स को चेंज कर सकती है, उनमें अमेंडमेंट ला सकती है। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट। जो ये राइट्स है, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, ये किसने दिए हैं, स्टेट ने दिए हैं। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स अपोज टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। मतलब जो सपोर्टर्स है ना लीगल राइट्स के, वो क्या करते हैं, नेचुरल राइट्स की थ्योरी को क्या करते हैं, अपोज करती हैं। द स्टेट फॉर्मुलेट्स राइट्स, executes them and also restrict their scope. जो स्टेट है वो क्या करती है, राइट्स को फॉर्मुलेट्स करती है, बनाती है, एग्जीक्यूट देम उनको लागू करती है, एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट देयर स्कोप, और उन पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती हैं, पाबंदियां भी लगाती हैं। द थ्योरी कंसिडर्स दैट राइट आर नॉट नेचुरल टू मैन एंड मैन हैज नो राइट अगेंस्ट द स्टेट। क्या कहती है थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है जो राइट्स है वो नेचुरल है मैन को, बट मैन हैज नो राइट अगेंस्ट द स्टेट। लेकिन मैन के पास स्टेट के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है।
स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इंडिविजुअल हैव नो राइट्स आउटसाइड द स्टेट, इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं है आउटसाइड द स्टेट। राइट हम कहाँ इंजॉय कर सकते हैं, स्टेट के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, एक साथ सोसाइटी में रह के इंजॉय कर सकते हैं। आउटसाइड द स्टेट इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं होते। फीचर ऑफ दिस थ्योरी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ये फीचर्स जो है इस थ्योरी की वे पार्ट्स में डिवाइड की गई है। क्या राइट्स कम फ्रॉम स्टेट, राइट्स कहाँ से आए हैं, स्टेट से आए हैं। राइट्स का सोर्स क्या है, स्टेट। सेकेंड, राइट्स की प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इज पॉसिबल इन द स्टेट इटसेल्फ। जो राइट्स की प्रोटेक्शन है वो कौन करता है, स्टेट करती है इटसेल्फ। तो क्या है, राइट्स का प्रोटेक्टर कौन है, स्टेट है। राइट्स कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, राइट्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग राइट्स चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट करती रहती है स्टेट। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। अब criticism of legal rights. According to critics, apart from state, there are other source of right as well. मतलब critics के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट के अलावा भी राइट्स के बहुत सारे सोर्स हैं। While says law does not create our right but acknowledge and protect them. वाइल क्या बोलते हैं, जो लॉ है वो राइट्स को क्रिएट नहीं करते लेकिन वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और एक्नोलेज करते हैं। राइट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ इवन इफ दे गेट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम लॉ और नॉट। राइट्स जो है वो अपने आप एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे फिर उनको लॉ की रिकॉग्नाइजेशन मिली हो या फिर ना मिली हो। If we consider the state as the originator of rights, then it takes the form of autocratic form of the state in this way. अगर हम स्टेट को क्या बोल देंगे, ओरिजिनेटर बोल देंगे राइट्स को, मतलब राइट्स को ओरिजिन स्टेट ने किया है, तो ये क्या वे होगी, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बन जाएगी, जिसमें क्या होगी, पावर जो है वो एक हाथ में होगी, पावर रिमेन्स इन वन हैंड, मतलब हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोक्रेटिक स्टेट हो जाएगी। The supporter of the theory of legal rights said that the state may not create natural rights but it does create legal rights. इस थ्योरी के सपोर्टर्स क्या बोलते हैं, लीगल राइट्स के सपोर्टर्स वो क्या बोलते हैं कि स्टेट में नॉट क्रिएट नेचुरल राइट्स, स्टेट ने शायद नेचुरल राइट्स को क्रिएट ना किया हो बट इट डज क्रिएट लीगल राइट्स, बट स्टेट ने लीगल राइट्स को क्रिएट किया है, बट दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज ओनली द राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी आर गिवन द फॉर्म ऑफ लॉ, क्योंकि जो राइट्स सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं उन्हीं को क्या किया गया है, लॉ की फॉर्म दी गई है, कानून की फॉर्म दी गई है। दिस थ्योरी मेक्स द स्टेट एब्सोल्यूट, ये थ्योरी क्या बनाती है, स्टेट को एब्सोल्यूट बनाती है, मतलब सारी पावर जो है वो किसके हाथ में जाती है, स्टेट के हाथ में। दिस कैन बी डेंजरस फॉर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है। डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, जो हमने अब तक ये क्रिटिसिज्म पढ़े इनको छोड़ के, इट इज ट्रू दैट स्टेट इज द प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, ये भी सही है कि जो स्टेट है वो क्या है, राइट्स का प्रोटेक्टर है। बेसिकली स्टेट ने राइट्स को फॉर्म ना किया हो लेकिन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, राइट्स को प्रोटेक्ट स्टेट करती है। मोरलिटी शुड बी इंक्लूडेड इन राइट्स एंड मस्ट हैव लीगल रिकॉग्नाइजेशन, और राइट्स में मोरलिटी भी इंक्लूड होती है एंड मस्ट हैव लीगल रिकॉग्नाइजेशन, और राइट्स को लीगल रिकॉग्निशन की भी जरूरत होती है। तो ये थे हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल राइट्स। थर्ड हमारा थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ। राइट किसका प्रोडक्ट है, हिस्टोरिकल ग्रोथ से, मतलब हमें अपनी हिस्टोरिकल ग्रोथ से जो है राइट्स मिले। अकॉर्डिंग टू इट द सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। राइट्स का सोर्स क्या है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन हम देखते आ रहे हैं, कन्वेंशन, मीटिंग्स, कस्टम्स, लाइफ स्टाइल विच आर डीप रूटेड इन द सोसाइटी, वो लाइफ स्टाइल जो हमारी मतलब लाइफ का पार्ट बन चुका है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ देयर रिकॉग्नाइजेशन इज डिटर्मिनेंट, जो रिकॉग्नाइजेशन का पाथ वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब जो हमारे राइट्स के सोर्स हैं, हमारे राइट्स कहाँ से आए इंडिविजुअल के, वो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से आए, मतलब जो सदियों से हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, कन्वेंशंस हैं, मतलब कस्टम्स हैं, लाइफ स्टाइल है हमारा जो सदियों से चलता आ रहा है, जो हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो है ना रिकॉग्नाइजेशन की जो पाथ है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। The state cannot ignore these rights because they are based on religious teaching, feelings of people, etc. स्टेट इन राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि ये राइट्स किस पे बेस है, हमारी रिलीजियस टीचिंग्स पे, हमारे धर्म की पढ़ाई पे, फीलिंग्स ऑफ पीपल, हमारी
मतलब पीपल्स की फीलिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए स्टेट भी इन राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकती। अ कस्टम विच पीपल आर following from generation become a customary right and this provides a basis for law। एक कस्टम जो पीपल मतलब जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते आ रहे हैं बहुत सारी जनरेशन से, वो क्या बन जाता है, एक कस्टमरी राइट बन जाता है और उसे एक लॉ का बेसिस बना दिया जाता है, लॉ बना दिया जाता है। हाउएवर कस्टम शुड बी लीगल प्रैक्टिसेस एंड दिस शुड नॉट गो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। जो कस्टम्स होते हैं वो क्या होती हैं, लीगल प्रैक्टिस होती हैं और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाती। तो थी ये थी हमारी थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स। अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स। हिस्टोरिकल राइट्स के क्रिटिसिज्म क्या है, ऑल देयर लॉज आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। मतलब सभी लॉज जो हैं वो हिस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं होते। हमने हिस्टोरिकल राइट्स की थ्योरी में क्या पढ़ा था कि सभी लॉज जो हैं वो किसका प्रोडक्ट होते हैं, हिस्टोरिकल ग्रोथ का, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिटिसिज्म ये बोल रहे हैं ऑल राइट्स डू नॉट हैव हिस्टोरिकल ओरिजिन, सभी राइट्स की और हिस्टोरिकल ओरिजिन नहीं होती। Critics of this theory allege the uncertainty as to which of the custom should be provided the status of law। क्रिटिक्स जो है इस थ्योरी के वो क्या क्लेम कर रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं, मतलब अनिश्चितता बोल रहे हैं as to which of the custom should be provided the status of law, कि कौन सा कस्टम ऐसा है जिसको हम स्टेटस ऑफ लॉ दें और कौन से को ना दें, कौन से को कानून बनाए और कौन से को ना बनाए, ये हम निश्चित नहीं कर सकते। पीपल ऑफ ईच कम्युनिटी एंड क्लास वुड लाइक टू प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ लॉ। हर कम्युनिटी के हर क्लास के पीपल क्या बोलेंगे कि हमारा जो वो है कस्टम है उसको लॉ बनाओ। वो क्या चाहेंगे, स्टेटस ऑफ लॉ किसको मिले, हमारे कस्टम को मिले। तो ऐसे पीपल ऑफ ईच कम्युनिटी एंड क्लास वुड लाइक टू प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ लॉ टू देयर ओन कस्टम एंड यूसेजेस। सभी अपने कस्टम को अपने यूसेजेस को क्या बनाना चाहेंगे, स्टेटस देना चाहेंगे लॉ का, कानून का। कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड कम्युनिटीज आर नॉट सेम। और क्या है, जो कस्टम है और ट्रेडिशन है वो अलग अलग रिलीजियस का और अलग अलग कम्युनिटीज का अलग अलग है। तो क्या होगा, अगर सभी कम्युनिटीज सभी क्लास वाले सभी रिलीजियस वाले क्या बोलेंगे कि हमारे कस्टम को लॉ बनाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हेंस लॉज बेस्ड ऑन देम कैन नेवर बी यूनिफॉर्म। अगर मतलब लॉज बना भी दिए, पॉसिबल हो भी गया, तो वो कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी उनमें, विच विल क्रिएट कंफ्यूजन एंड चाउज इन द सोसाइटी। जो क्या क्रिएट करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, चाउज क्रिएट करेंगे सोसाइटी में, मतलब एक दूसरे के साथ फिर फाइट ही होगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल राइट। फोर्थ हमारी सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज यूलिटेरियन कंसेप्ट। इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, यूलिटेरियन कंसेप्ट बोलते हैं। यूलिटेरियन कंसेप्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट यूलिटेरियनिज्म पे बेस्ड होता है। मतलब ये कंसेप्ट मोरलिटी पे बेस्ड होता है। जो एक्शंस क्या करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं और प्लेजर देते हैं, वो उन एक्शन को एक्सेप्ट करता है। और जो एक्शन हमें अनहैप्पीनेस देते हैं, हमें हार्म करते हैं, उन एक्शन को अपोज करता है। यूलिटेरियन कंसेप्ट ये होता है। अकॉर्डिंग टू इट राइट्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी एंड आर एम्ड एट रियलाइजिंग सोशल वेलफेयर। राइट्स जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किए गए, राइट्स सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं और उनका एम क्या है, हमारी सोसाइटी का सोशल वेलफेयर देखना एम है। द राइट्स आर कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड दे आर क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। राइट्स आर किसकी कंडीशन है, सोशल वेलफेयर की, और वो किसने क्रिएट किया, किसकी क्रिएशन है, सोसाइटी की। दिस थ्योरी प्रोपाउंड्स दैट द कंडीशन विच मेक द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैप्पी आर राइट्स। मतलब ये थ्योरी क्या बताती है, दैट द कंडीशन विच, ये थ्योरी वो कंडीशन, राइट्स वो कंडीशन है जो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल को और सोसाइटी को, दोनों को खुश करते हैं। दिस थ्योरी पॉइंट्स आउट दैट नेचुरल राइट्स लॉज एंड कस्टम शुड बी सबऑर्डिनेट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या, ये थ्योरी पॉइंट आउट करती है कि जो नेचुरल राइट्स हैं, लॉज हैं, हमारे कस्टम्स हैं, वो क्या है, डिपेंड होते हैं सोसाइटी के वेलफेयर पे। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर पे क्या डिपेंड होता है, नेचुरल राइट, लॉज एंड कस्टम। तो ये थी हमारी सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, जो किस पे डिपेंड थी, सोशल वेलफेयर पे। सो अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। Criticism of social welfare theory. Critics allege that in the hold of social welfare, government arms themselves with excessive power which leads to the erosion of rights। मतलब क्या, critics क्या claim करते हैं, social welfare की आड़ में गवर्नमेंट क्या कर लेती है, excessive power ले लेती है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर ले लेती है, which leads to the erosion of rights। जिससे क्या होता है, हमारे राइट्स का इरोजन हो जाता है, वो हमारी राइट्स को छीनने लग जाती है। If social welfare will be the consideration by providing rights,
मतलब राइट्स को प्रोवाइड करते वक्त जो हमारी कंसिडरेशन होगी वो क्या होगी, सोशल वेलफेयर होगी। तो ये पॉसिबल है कि जो पर्सनल फ्रीडम है वो प्रोमोट नहीं किया जाएगा और इंडिविजुअल इंटरेस्ट इग्नोर किया जाएगा। अगर सोशल वेलफेयर को हम कंडीशन रखेंगे राइट प्रोवाइड करते वक्त, तो हमारा जो पर्सनल फ्रीडम है वो इग्नोर किया जाएगा। We do not know that which particular right will be produce maximum happiness of the maximum number। हमें नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर राइट है जो हमें खुशी देता है ज्यादा अमाउंट में। दिस थ्योरी रेफर टू द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर विच मीन्स एडवांटेज ऑफ वेलफेयर फॉर द मेजोरिटी। ये थ्योरी क्या रेफर करती है, जो मैक्सिमम हैप्पीनेस है मैक्सिमम नंबर मतलब विच मीन्स एडवांटेज ऑफ वेलफेयर फॉर द मेजोरिटी, मतलब क्या होगी, एडवांटेज होगी किसके लिए, मेजोरिटी के वेलफेयर के लिए। तो क्या होगा, जो वेलफेयर होगा, द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी विल बी नेग्लेक्टेड। जो राइट्स होंगे और जो वेलफेयर होगा माइनॉरिटी का वो क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा। जब ध्यान किस पे दिया जाएगा, मेजोरिटी पे। तो ये थे हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल वेलफेयर थ्योरी। Fifth, the idealistic theory of rights. This theory gives importance to the moral side of rights. ये थ्योरी क्या है, जो राइट्स की मोरल साइड है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट राइट्स आर दोज एक्सटर्नल कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये थ्योरी क्या कहती है, जो राइट्स हैं वो वाली एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एक इंडिविजुअल की इंटरनल डेवलपमेंट के लिए। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ राइट्स। इसको हम पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ राइट्स भी बोलते हैं, जो किस पे ज्यादा फोकस करती है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। द इंडिविजुअल गेट्स द राइट्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल को क्या मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, कैसे, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हुए। अगर वो सोसाइटी का मेंबर नहीं होता है तो उस सोसाइटी के राइट्स वो नहीं इंजॉय कर पाता। द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज इनहेरिट इन द वेलफेयर सोसाइटी। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट कहाँ पे होते हैं, एक वेलफेयर सोसाइटी में। ह्यूमन बींग्स नीड friendly or sociable external condition for the development of the personality of the individual। मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, एक फ्रेंडली नेचर चाहिए। अपने आसपास अपनी जो एक्सटर्नल कंडीशन है वो कैसी चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, सोशेबल होना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाला होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कहाँ क्रिएट की जाती हैं, एंड सच कंडीशन आर क्रिएटेड बाय द स्टेट। ऐसी कंडीशन स्टेट में क्रिएट की जाती हैं जहाँ पे फ्रेंडली और सोशेबल नेचर मिलता है एक ह्यूमन बींग्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। राइट्स आर दोज पावर विच आई कैन डिमांड फ्रॉम सोसाइटी ऑन मोरल ग्राउंड्स। राइट्स वो पावर हैं जो हम सोसाइटी से डिमांड करते हैं मोरलिटी पे के बेस पे, मोरल ग्राउंड्स पे। लास्की हैज ऑल्सो सेड दैट राइट्स कैन बी सीन फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू। लास्की क्या बोलते हैं, लास्की देखते हैं राइट्स को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। राइट्स क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं। सेकंड है डिफरेंट क्लास इंटरेस्ट। राइट्स अलग अलग क्लास के इंटरेस्ट को भी देखते हैं, अलग अलग क्लास की राइट्स को भी फोकस करते हैं। थर्ड है नेशनल इंटरेस्ट, मतलब पूरी नेशन के इंटरेस्ट को भी देखा जाता है और पूरी नेशन के वेलफेयर पर भी ध्यान दिया जाता है राइट्स के द्वारा। हेनरी हैज डिफाइंड राइट्स इज, हेनरी ने क्या डिफाइन किया है कि राइट्स क्या कहते हैं, राइट्स आर दोज कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ मैन एंड कंडीशन ऑफ मटेरियल नीड्स फॉर इट्स परफेक्शन। मतलब क्या, राइट्स वो कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक इंसान की पर्सनैलिटी ऑफ मैन की एग्जिस्टेंस के लिए। और राइट्स वो कंडीशन होती हैं, वो मटेरियल होता है जो एक मैन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, उसको परफेक्शन के लिए जरूरी होता है। ड्यूटीज आर एसेंशियल रिलेटेड विद ईच राइट्स। ड्यूटीज क्या होती हैं, एसेंशियल होती हैं, हर राइट से रिलेटेड जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, जरूरी होती है। इंडिविजुअल कैन अचीव हिज गोल ओनली व्हेन हिज पर्सनैलिटी इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग। इंडिविजुअल अपना गोल कब अचीव कर पाएगा, अपने मतलब गोल पे कब पहुंच पाएगा, जब उसकी पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंटली डेवलप होती रहेगी टाइम टू टाइम। दैट इज वाई द क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स राइट एंड मोरलिटी इज द चीफ फीचर ऑफ दिस थ्योरी। इसलिए जो है इंडिविजुअल के राइट के बीच में और मोरलिटी के बीच में एक क्लोज रिलेशन है और ये इस थ्योरी की चीफ फीचर है। तो ये थी हमारी आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स। अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे।
क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी। आइडियलिस्टिक थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि दिस थ्योरी फेल्ड टू गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, कि इस थ्योरी में पर्सनैलिटी का कोई भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया गया कि पर्सनैलिटी क्या होती है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है डिटरमाइन करना कि रिक्वायर कंडीशन क्या है डेवलपमेंट के लिए। मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे पर्सन एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्या क्या कंडीशन देनी चाहिए, कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, ऐसा कुछ डिटरमाइन नहीं किया गया इस थ्योरी में। और क्या है? डिस्पाइट द अबोव क्रिटिसिज्म, इन अबोव ये जो क्रिटिसिज्म है इनको छोड़ के दिस थ्योरी रेंडर्ड अ ग्रेट सर्विस ऑफ व्यूइंग राइट्स थ्रू द मोरल पर्सपेक्टिव। मतलब इस थ्योरी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या करके? राइट्स को मोरल पर्सपेक्टिव से देख के बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी। सिक्स्थ एंड लास्ट थ्योरी हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। कार्ल मार्क्स एंड मार्क्सिस्ट डिड नॉट प्रोपाउंड एनी थ्योरी रिगार्डिंग राइट्स। मतलब जो कार्ल मार्क्स थे और जो मार्क्सिस्ट थे उन्होंने कोई भी थ्योरी सजेस्ट नहीं की थी राइट्स के रिगार्डिंग। फॉर द पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्ट सिस्टम ही क्रिटिसाइज द लिबरल कंसेप्ट ऑफ राइट्स। सोशलिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो राइट्स का लिबरल कंसेप्ट था उसको क्रिटिसाइज किया। और किसको इम्पोर्टेंस दी? सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को इम्पोर्टेंस दी, किसके कंपैरिजन में? पॉलिटिकल राइट्स के में। जो मेन फीचर है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स की वो क्या? क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल राइट्स। कार्ल मार्क्स थिंक्स दैट राइट्स आर द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट बिकॉज दे आर बोर्न अलोंग इंडिविजुअलिस्ट आइडियोलॉजी। कार्ल मार्क्स क्या सोचते थे कि जो राइट्स है वो किसका कंसेप्ट है? कैपिटलिस्ट का कंसेप्ट है, क्योंकि वो किसके साथ पैदा हुए हैं? एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी के साथ ही पैदा हुए, मतलब जो सोसाइटी से मतलब नहीं रखते, उनकी खुद की आइडियोलॉजी है इंडिविजुअलिस्ट आइडियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। उनके अकॉर्डिंग क्या है? जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती सोसाइटी में जहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी प्रिवेल्स करती हो, in which capitalist society system prevails. Primacy of social and economic rights. Marxists have laid more emphasis on social and economic rights than on political rights. मार्क्सिस्ट क्या करते हैं? ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं? सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं देन दी पॉलिटिकल राइट्स। स्टेलिन ने लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम टू द अनएम्प्लॉयड मैन। फ्रीडम का क्या मतलब होता है अनएम्प्लॉयड मैन को? मतलब जिसके पास जो बेरोजगार है उनके उसको फ्रीडम का क्या मतलब मिलेगा? हु स्टार्व्स, जो भूखा मरता हो, एंड हु डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम हिज हार्ड लेबर, और वो दिन रात मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसको उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो उसके लिए फ्रीडम का क्या मतलब होगा? देयरफॉर मार्क्सिस्ट एम्फेसाइज ऑन इकोनॉमिक राइट्स। इसलिए मार्क्सिस्ट क्या करते हैं? इकोनॉमिक राइट्स पे फोकस करते हैं, बाय विच इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड्स। जिससे क्या होगा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन खत्म करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, पोवर्टी डू नॉट रिमेन। अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ पीपल लाइक फूड, क्लोथ एंड हाउस होल्ड्स आर फुलफिल्ड। और जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं लोगों की, जैसे खाना, कपड़े और मकान, वो भी पूरी की जाएंगी इकोनॉमिक राइट्स के अकॉर्डिंग। राइट थर्ड है राइट्स अकॉर्डिंग टू सोशल वेलफेयर। मार्क्सिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट whatever rights are provided to citizens by the state, they should be in accordance with the interest of working class to strengthen the socialist system। मतलब सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग राइट्स क्या है? मार्क्सिस्ट का व्यू है कि वट एवर राइट्स आर प्रोवाइडेड, जो भी राइट्स सिटीजन को दिए जाएंगे स्टेट के द्वारा, वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? उनके वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे, जो क्या करेंगे? सोशलिस्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दिस मीन्स दैट नो राइट शुड बी एक्सरसाइज इन सच अ वे विच इज अगेंस्ट द सोशलिस्ट सिस्टम। कोई भी राइट ऐसे एक्सरसाइज नहीं किए जाएंगे जो कि सोशलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट हो। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। फोर्थ है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। Citizens have right to form public organization, business union, youth organization, but they should be in accordance with socialist system।
मतलब सिटीजन के पास पूरा राइट है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, बिजनेस, पब्लिक, यूथ, एनीथिंग, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सोशलिस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड दे डू नॉट हैव द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उनके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोई भी राइट नहीं है। आगे है हमारे फिफ्थ, fulfillment of the rights. Marxist concept recognizes that the means and facilities should be arranged and rights should be fulfilled. Marxist concept क्या recognize करता है? जो facilities हैं वो arrange की जाए और सारे rights जो हैं citizen के वो fulfill किए जाएं, पूरे किए जाएं. This means that if citizen have right to work, इसका मतलब अगर citizens के पास है right to work, then every citizen should get work. तो हर citizen क्या करेगा? काम करेगा, उसे काम मिलेगा according to his ability and interest, उसकी ability के according और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड गेट सैलरी एज वेल एज अदर फैसिलिटीज, और उसको सैलरी भी मिलेगी और फैसिलिटीज भी मिलेंगी. दे इवन से दैट इफ प्रॉपर अरेंजमेंट आर नॉट मेड फॉर द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ राइट्स, और इन्होंने ये भी कहा अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है, नहीं बनती हैं राइट्स की, देन इट इज यूजलेस टू कीप देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रखना भी यूजलेस है. अगर सिटीजन्स के राइट्स फुलफिल ही नहीं हो पाते तो राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का भी कोई मतलब नहीं होता. इस पॉइंट में ये बोला गया. सिक्स्थ, राइट इम्प्लाइज ड्यूटी. मार्क्सिस्ट थिंक्स दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली रिलेटेड. मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं कि जो राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो क्या है? क्लोजली रिलेटेड है. एवरी राइट हैज ए ड्यूटी. हर राइट की क्या है? एक ड्यूटी होती है. डेट इज वाई इन दोज स्टेज विच आर ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देर इज नो राइट विच इज नॉट अकम्पनीड बाई ड्यूटी. दैट इज वाई, इसलिए जो स्टेट्स हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की, वहां पे कोई भी राइट ऐसा नहीं है जिसके साथ उसकी ड्यूटी ना हो. तो ये थे हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट. अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे. क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी. फर्स्ट, प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी. हमारी सोसाइटी का प्लूरलिस्टिक नेचर है, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में, डाइवर्सिटी है पाई जाती है. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर ओनली टू क्लासेस इन द सोसाइटी. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी किसको सपोर्ट करती है? कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, डेट इज कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स. मतलब एक कैपिटलिस्ट है, एक सोशलिस्ट है. बट दिस आइडिया इज रॉन्ग. लेकिन ये जो है बात बिल्कुल, ये आइडिया बिल्कुल गलत है. देर आर सोशल, कल्चरल, इतनी क्लासेस इन द सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में ये सब बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ क्लासेस एंड द सोशल नेचर एक्सेप्टेड बाय मार्क्सिज्म इज रॉन्ग. इसलिए जो सोशल नेचर है, सोशलिस्ट नेचर जो मार्क्सिज्म ने एक्सेप्ट किया है, ये बिल्कुल गलत है. सेकंड है, राइट्स आर नॉट मींट फॉर एलाइट्स ओनली. राइट सिर्फ रिच के लिए या फिर पावरफुल पर्संस के लिए नहीं होते. मार्क्सिस्ट सेड दैट राइट्स आर ओनली फॉर द एलाइट. मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि राइट्स जो है सिर्फ किसके लिए होते हैं? रिच पर्सन के लिए, जो पावरफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके लिए होते हैं. नॉट फॉर वर्कर एंड पीजेंट्स. जो वर्कर्स होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए राइट्स नहीं होते. दिस इज रॉन्ग. ये बात भी बिल्कुल गलत है. द प्रेजेंट स्टेट आर वेलफेयर स्टेट. जो प्रेजेंट स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है. वेयर अकॉर्डिंग टू द लिबरल आइडियोलॉजी इक्वल राइट्स आर गिवन टू ऑल द पीपल इक्वली. आज की जो प्रेजेंट वेलफेयर स्टेट में क्या है? लिबरल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं. सभी, ऑल आर इक्वल. थर्ड है, पॉलिटिकल राइट्स आर इनसिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट कंसेप्ट. मार्क्सिस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या? पॉलिटिकल राइट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. मार्क्सिस्ट थिंकर डू नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू पॉलिटिकल राइट्स. वो पॉलिटिकल राइट्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते मार्क्सिस्ट थिंकर्स. द ट्रूथ इज दैट वेयर देयर आर नो पॉलिटिकल राइट्स देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स. लेकिन सच्चाई क्या है? जहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे वहां पे राइट्स की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होगी. तो ये थे क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी. हमने इस वीडियो में राइट्स की 6 थ्योरीज पढ़ ली. नाउ आवर टॉपिक एंड्स हियर. इफ यू हैव एनी डाउट in this video, then feel free to ask in the comment section. If you think this video is helpful for you, then like, share and subscribe our channel. Goodbye. Have a nice day.